ठीक होगा जी। अब वो जावेद मुकरता है या दूसरी पार्टी मुकरती है, तो दूसरी वो कंट्रैक्ट उनके दरमियान हो गया था, और कंट्रैक्ट हो गया था, तो दूसरी पार्टी जो है उसको इन्फोर्स करवा सकती है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपका, आगे है आपका ये इंटरम कस्टडी की आर्डर बात करता है। ठीक है, इंटरम कस्टडी मैंने आपको भेजी भी है। ठीक है, अब वो कहता है कि जी अब देखें, जब इंटरम कस्टडी होती है तो कोर्ट इंटरम कस्टडी के साथ आपका वो भी साथ करती है, वो इश्यूज भी फ्रेम करती है। ठीक है, इंटरम कस्टडी का ये आर्डर है, आर्डर्स, ये आर्डर्स है। ठीक है, ये इधर है इंटरम कस्टडी का। interim- ये इंटरम कस्टडी का। ठीक है, आपने जो है एक पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, पैटर्न क्या कि जी आर्डर आएगा, फिर कोई जो प्रेजेंट है वो, उसके अलावा आर्डर के साथ नीचे डेट, एक मैं आपको इधर भी से यहाँ पे तो सीधा सीधा दे रहा है ना, उसमें आपने ये फॉलो करना है। मैं आपको मजीद इसको पिक्चर बना के भेजूंगा अभी से। मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए, देख लेना आप। ठीक है, पैटर्न वही होगा, बाकी ये आपने पढ़ना है कि जी इंटरम कस्टडी फादर ने आपका इंटरम कस्टडी फाइल की है, तो ये आपने ऑर्डर पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको भेजा भी है, उधर से आपको पता चल जाएगा। चलें जी, आगे सिंपली आपने जब भी कोई ऑर्डर लिखना है तो पहले आपने चार लाइनें उसमें लिखनी है। ठीक है, चार लाइनें कैसे, चार लाइनें ऐसे लिखनी है कि पहले आपने बताना है कि प्लेंटिफ ने ये कहा, दूसरा आपने बताना है डिफेंडर ने ये कहा, दूसरी पार्टी ने ये कहा, तीसरा आपने बताना है कि जी आर्गुमेंट्स हर्ड और रिकॉर्ड प्रूव्स। उसके बाद आपने ब्रीफ ऑर्डर लिख देना है जो भी है। ठीक है, वो जैसे ये प्रिजर ऑफ रिकॉर्ड रिवील दैट पिटिशनर इज रियल फादर ऑफ माइनर। ठीक है, and the learned counsel for as contended that respondent has no objection upon framing of schedule of meeting। जब मीटिंग होती है तो फिर शेड्यूल भी, मतलब जब कस्टडी दी जाती है तो फिर वो कोर्ट शेड्यूल भी तय करती है कि जी ये डेट आवर्स होंगे, इसमें मीटिंग मिलना करना है आपने। ठीक हो गया, जैसे इधर होगा, ये ठीक है, इसमें फिर वो कोर्ट शेड्यूल तय कर देती है कि जी आपने इस डेट को मिलवाना है। जैसे ये है कि जी आपका मीटिंग होगी पिटिशनर के साथ हर चौथे सैटरडे। मीटिंग जो होती है सैटरडे होती है, पहला सैटरडे, दूसरा सैटरडे, तीसरा सैटरडे। महीने में एक दफ़ा भी हो सकती है, दो दफ़ा भी हो सकती है। ठीक है, एक या दो दफ़ा होती है, और वो 1 घंटा या 2 घंटे, यहाँ पे 3 घंटे की है, 11 से 1 2 घंटे की है। ठीक है, हर ये सैटरडे, उसके बाद आपका ईद उल फित्र के दिन, या आपका बाकी कोई बर्थडे वाले दिन, या आपका जो समर या विंटर वेकेशंस हो उसमें बताते हैं। ठीक है, आप मीटिंग आपका वो कहता है कि वो हो गया है। उसके बाद वो बताता है कि दी रिस्पॉन्डेंट डायरेक्टर टू प्रोड्यूस द मैनर एंड कोड। अब पटिशन इंटरम कस्टडी दे दी गई है, शेड्यूल फ्रेम उसका फ्रेम कर दिया गया है, ये आपने ऑर्डर पढ़ लेना है। उसके बाद वो बताता है कि हम्म, उसके बाद बताता है कि सिंपली शादी हुई है अबू बकर एंड रक्षिंदा के खिलाफ के साथ। ठीक है,
कुछ शादी कहाँ पे हुई है? इंग्लैंड में, ठीक हो गया। कुछ अरसा उनके वो ठीक रहा है, उसके बाद उनकी सेपरेशन हो गई है इंग्लैंड में ही, ठीक है। अब वो रक्षिंदा आई लाहौर में, मतलब पाकिस्तान में आके उसने सूट फाइल कर दिया लाहौर में, ठीक है। रक्षिंदा आई लाहौर में और उसने आके लाहौर में ही सूट फाइल कर दिया, ठीक है। अब वो जो अबू बकर है कोर्ट में लाहौर में आता है और कहता है कि जी अच्छा, उसने फिर लाहौर दावा किया, रक्षिंदा दावा करके वो अपने भाई को स्पेशल पावर अटॉर्नी दी है और उसके बाद वो इंग्लैंड चली गई है, ठीक है। तो जो उसका हस्बैंड था अबू बकर, उसने आके कहा कि जी एक तो ये हमारी शादी हुई थी इंग्लैंड में, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड में शादी हुई है, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है। दूसरा उसने कहा कि जी ये पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं चलता, ठीक है। पावर अटॉर्नी भी ये नहीं दे सकती, उसने ये बात की है, ठीक है, अबू बकर ने, ठीक हो गया। तो हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 कहता है कि ये अप्लाई कहाँ पे होता है, वो उस वर्डिंग देखें तो वो कहता है कि जी इट अप्लाई टू ऑल मुस्लिम सिटीजन वेयर एवर दे मे बी, ठीक है। ऑल मुस्लिम सिटीजन वेयर एवर दे मे बी, वो जहां मर्जी पे हों, ठीक है। अब मैं मतलब चाइना में एक निकाह करता हूँ, ठीक है, तो मुझ पे ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस अप्लाई हो रहा है कि मैं चाइना में शादी करता हूँ तो फिर उसको फिर भी रजिस्टर करवाना है, ठीक हो गया। उसको फिर भी रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर उधर हुआ है तो मतलब उसकी कोई रेमेडी लेनी है तो वो मैंने इधर को फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपली वो कहता है कि जी शादी हुई है इंग्लैंड में तो यहाँ पे वो दावा दायर नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है। इस पे वो सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ये कि जी मुस्लिम है, जहाँ मर्जी मतलब मुस्लिम है, मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा। उसके बाद जुरिस्डिक्शन का सेक्शन 4 है। सेक्शन 18 भी यही कहता है, सेक्शन 18 ये कहता है कि जी आपका वो पावर स्पेशल पावर अटॉर्नी दे सकती हैं। अगर एक खातून है जो कि नहीं आ सकती बाहर, ठीक है, तो मतलब कोर्ट में पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिक प्लेस पे नहीं आ सकती, तो उसने जो है वो पावर स्पेशल पावर अटॉर्नी दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी क्या whether the discussion whether the objection of अबू बकर इज वैलिड, ठीक है। तो आपने कहना है कि जी इनवैलिड, यही है इसका आंसर है, ठीक है। इसका वही मैं आपको बताऊं कि आपने यही लिखना है, फैक्ट्स बताने हैं कि शादी हुई है इंग्लैंड में, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने ने बताना है कि जी शादी इंग्लैंड में हुई है, इंग्लैंड से वापस आई है, उसने डेजोलेशन का दावा दायर किया लाहौर में, स्पेशल पावर अटॉर्नी दे दिया है, ठीक है। अब क्या उसके जो मतलब उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट में बताता है उसका हस्बैंड कि क्या उसके जो जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन लेके आता है क्या वो वैलिड है, तो वो आपने बताना है कि वो इनवैलिड है, ठीक है। दी ऑब्जेक्शन अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ केस या सूट इज इनवैलिड, ठीक है। ये आपका पहला आंसर होगा, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया। उसके बाद आपने यही रेलिवेंट प्रोविजन बतानी है, 1/2, और उसके बाद आपका, ठीक है, 5 और 18। इसको आपने 5 को और 18 को डिफाइन करना है। पाँच पाँच को क्या, 5 आपका एक शेड्यूल बताता है, 5 में ही शेड्यूल बताया गया कि शेड्यूल इसमें फैमिली कोर्ट एक्ट में 2 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 में केसेस बताए गए हैं, 10 किस्म के दावे हैं, सूट फॉर डेजोलेशन और मेंटेनेंस, रिकवरी और जैक्टिटेशन, गार्डियनशिप और कस्टडी, और उसके अलावा एनी अदर मैटर फ्राम निकाहनामा से जो भी होते हैं,
ठीक है, उसको डिस्कस करना है। और आपने सेक्शन 18 को डिस्कस करना है कि जी पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकती है, ये सेक्शन 18 डिस्कस करता है। उसके बाद आपने रीज़न बतानी है, रीज़न बताना है कि जी ये रीज़न में आपने वही आपने सेक्शन, वही जो आपकी रीज़न होती है, सपोर्टिव आर्गूमेंट्स होते हैं, यही आपने रेलिवेंट्स जो फैक्ट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, उनको आपने डिस्कस कर लेना था। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें फिर आपने जो हाँ ठीक है अब्दुल्ला, ये मैं आपको आपका आपका ये हेडिंग्स भी ऐसे होंगी, हेडिंग्स भी ऐसे ही होंगी, 4 हेडिंग्स होंगी आगे आपने उसमें यहाँ पे इस पे आपने फिर सब हेडिंग देनी है। जैसे ये है सब हेडिंग, इसमें आपने 1/2 डिस्कस कर लेना है। दूसरी हेडिंग आपकी जो होगी वो आपकी, उसमें आपका सेक्शन 5 को डिस्कस करना है। तीसरी हेडिंग में आपने सेक्शन 18 को डिस्कस करना है। इतनी आपका एक ही पेज पे हो जाता है तो सफिशिएंट है। ठीक है, आर्डर भी आपने यही लिखना है, इससे इसके अलावा आर्डर भी आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, आर्डर भी आपने चेंज नहीं करना। ठीक हो गया जी, आगे है जी आपका आगे क्वेश्चन आ जाता है प्रियम्पशन। आपका जान छोड़िए, जब प्रियम्पशन खत्म हो गया, अब रेंट प्रिंसेस एक्ट, रेंट प्रिंसेस एक्ट का वो उन्हें क्वेश्चन दिया है। तो फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट में क्या लिखा? स्टेटमेंट, फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट यही है ना दिल अहमद, मैंने आपको बताया है कि फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट है कि जी उसका ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, प्रपोजिशन दी गई है, ठीक है, क्या अबू बकर अबू बकर एंड रक्षिंदा गाट मैरिज या कंट्रैक्टेड मैरिज इन इंग्लैंड, ये एक फैक्ट है। उसके बाद दे आर सेपरेटेड, ये दूसरा फैक्ट है। दे आर सेपरेटेड, ये दूसरा फैक्ट है। सेपरेटेड, ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट क्या है कि रक्षिंदा फाइल्ड आर सूट फॉर डेजोलेशन इन लाहौर। जी सर, ठीक है सर, ओके। रक्षिंदा फाइल्ड सूट फॉर ये इधर करना है आपने। फिर उसी में ही जैसे ये है, इसमें आपको बता देना कि जी इज दी आंसर भी, क्वेश्चन भी इसमें दे देना कि इज दी, या उसका वो आपने नहीं देना। ठीक है, इज दी ऑब्जेक्शन ऑफ अबू बकर इज अबू बकर इज वैलिड, ये आपने वो बता देना है। ठीक है, ये आगे आपका आंसर जो भी है, ये इतनी रेलिवेंट प्रोविजन, ये ही आपने ऑर्डर रखना है। इसमें अलावा कोई चौथी हेडिंग भी नहीं देनी और कोई इसके अलावा कोई पैटर्न भी नहीं रखना। प्रपोजिशनल कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इतनी लिखना है बस, प्रपोजिशनल क्वेश्चन यही लिखना है और उसके अलावा नहीं होगा। लेंथ में नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया, आगे आ जाता है आपका क्वेश्चन जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट की ऑब्लिगेशन क्या है। इसमें सेक्शन 12 क्या कहता है, 12 कहता है कि जी लैंडलॉर्ड जो है सर्टिफाइड कॉपी देगा। लैंडलॉर्ड जो है जो बिल्डिंग है उसको सही मतलब इन रेजिडेंशियल मतलब इनहैबिटेबल वो सिचुएशन में रखेगा कि जो रहने के काबिल रखेगा। ठीक हो गया, उसके बाद वो कहता है कि जी लैंडलॉर्ड टैक्स पे करेगा। लैंडलॉर्ड कोई बिजली इम्यूनिटी या मतलब कोई इम्यूनिटी है या ईजमेंट है या कोई ऐसा कोई राइट है तो उसको कट या सस्पेंड या विद होल्ड नहीं करेगा। ठीक हो गया, इसी तरह डिफेंडेंट की क्या है 13 में वो बताता है कि जी वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा, पोजेशन वापस करेगा, नाजंस नहीं करेगा हमसायों के लिए। ठीक है, जिस सिचुएशन जिस पर्पज़ के लिए ये दिया गया है उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेगा।
15 में eviction के ग्राउंड बताता है। eviction के ग्राउंड क्या है कि जब रेंट पे नहीं करता, eviction की ग्राउंड है। और उसके बाद वो जो है सबलेट करता है, eviction की ग्राउंड है। सेक्शन 13 की वायलेशन करता है, eviction की ग्राउंड है। कोई रेंट की वायलेशन करता है, वो eviction की ग्राउंड है। ठीक है। हाँ ठीक है, वो खत्म हो जाता है तो वो भी आ जाता है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है ये कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन एक्नॉलेजमेंट। ये कम्प्रीहेंसिव नोट, इसमें आपको बता रहे तो जो मर्जी लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट पे, रेलिवेंट होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट पे क्या है? एक्नॉलेजमेंट क्या है? एक्नॉलेजमेंट है आपका जब आप लाइबिलिटी एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है। तो सेक्शन 19 कहता है लिमिटेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट करते हैं तो लिमिटेशन पीरियड फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। जैसे आपका अदील अहमद ने पेमेंट करनी है किसकी, ये अदील अहमद ने करनी है अहमद साहब की पेमेंट 10 लाख करनी है। और रिकवरी ऑफ मनी के लिए 3 लाख का 3 साल का पीरियड होता है। ठीक है। अब उन्होंने सपोज के रिकवरी ऑफ मनी के लिए वो 3 साल है। ठीक है। अब 15 में लिए थे और 2018 तक दावा करना है। ठीक है। 2018 तक दावा कर सकता है अहमद साहब रिकवरी का। ठीक है। अगर आपके ये आ जाते हैं अदील अहमद साहब और 2017 में, ठीक है, कि जी मैं आपको पेमेंट करनी है, मैं आपको लाजमी कर दूंगा, वो आके इतनी कहते हैं तो ये अपनी लेबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो लिमिटेशन पीरियड फिर 2017 से स्टार्ट होगा 2020 तक। और 2020 से पहले आके 2019 में वो फिर एक्नॉलेज कर देते हैं कि जी मैं दूंगा, तो फिर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब क्या कि लिमिटेशन पीरियड भी उस टाइम से शुरू होता है जब आपका उस टाइम शुरू होता है जब आप काज ऑफ एक्शन रोज होती है। ठीक है। काज ऑफ एक्शन रोज जब वो एक बंदा मान रहा है तो काज ऑफ एक्शन नहीं बनती। काज ऑफ एक्शन उस टाइम होती है जब एक पार्टी डिनाई कर देती है, अपने वो करने से डिनाई कर देती है, तो फिर आपकी काज ऑफ एक्शन रोज होती है। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है 6, 7, 8। 6, 7, 8 ये लेक्चर उधर भी काफ़ी पढ़े हैं। लीगल डिसेबिलिटी क्या है कि जी अगर एक आपका बंदा माइनर है, इनसेन है या लुनेटिक है, ठीक है, तो आपका जो लिमिटेशन पीरियड वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। वो स्टार्ट नहीं होता। अगर 2 डिसेबिलिटीज हैं तो दोनों जब तक ख़त्म नहीं होंगी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर डेथ हो जाती है तो फिर मतलब लिनेंसी में तो उसके जब बच्चे आएंगे तो उनके जब वो बड़े होंगे तो मतलब वो कोई डिसेबल हैं या उसके मतलब माइनर है, तो जब तक वो मेजर नहीं होते, और उस तरह अगर वो कोई वो भी कोई डिसेबल हैं तो उनकी भी डिसेबिलिटी जब तक सीज नहीं होगी ये आपका ख़त्म नहीं होगा। आगे कहता है आपका, ये पेपर 1 हो गया। पेपर 1 तक किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पेपर 1 मैंने आपको जैसे बताया ना कि आपने ये देखें कि लिमिटेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है, रेंट प्रिंसेस एक्ट से क्वेश्चन सीधा सीधा आ रहा है, साथ फैमिली लॉज भी छोटे से ही हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट पास करना है तो लिमिटेशन एक्ट, रेंट प्रिंसेस एक्ट और फैमिली लॉज ये अच्छी तरह कर लेना है। बाकी आप इनको ज्यादा फोकस करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है इस पे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, इसमें सर वो अगर प्रोपोजिशन देखें तो उसमें उसने लिखा है कि असलम मदर इज 70 years old एंड शी हैज बीन इन विलेज फॉर 9 years आफ्टर अ कार एक्सीडेंट, और उसकी मेंटल जो कैपेबिलिटी है वो भी नहीं है। तो इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस को अगर देखें सेक्शन 16 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो उसमें सर उसकी जो सब क्लास 2 की आगे बी जो है उसमें वो ये कहता है कि वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, अगर हो तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा। तो क्या इस प्रोपोजिशन में जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा?
सर देखें और वो लाइबल नहीं होगी। यहाँ पे ना आपका वो जो है वकास साहब ये क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जी ये जजमेंट आपकी क्लियर नहीं है, ये आपकी जो है ना स्टेटमेंट ये कंफ्यूजन है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ये कोई क्लियर नहीं कहा कि जी वो अपनी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करती। उन्होंने ये तो एज बता दी है, लेकिन ये नहीं कहा कि जी वो चीज़ें को अंडरस्टैंड नहीं कर रही। ठीक है, वो अपने सही बेटे की बातों को अंडरस्टैंड कर रही है। ठीक है, आपका पता सही है क्या ये प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है, यही मैं फिर कह रहा हूँ कि जी प्रेपोजिशनल क्वेश्चन का आपका भी उन्होंने ओपिनियन देखना है, दूसरे का भी आंसर जो मर्जी हो। ठीक है, नंबर सही आपको दे देते हैं। ठीक है, आपका वो जुडिशियल माइंड चेक करते हैं कि जी आप किस तरफ सोचते हैं। ठीक है, बेल देखें, बेल आपने लेनी होती है ना, सेक्शन सपोज के 354 है, बेल एक जज वही सेक्शन वही सर्कमस्टांसेस पे बेल दे देता है, एक जज नहीं देता। तो दोनों का जुडिशियल माइंड है, आपने अपना जुडिशियल सही माइंड अप्लाई करना है जैसे आपको अच्छा लगता है, दैट्स इट। यहाँ पे ना उन्होंने अच्छा क्लियर नहीं लिखा कि जी वो जो अपना बेटा है असलम की बातों को अंडरस्टैंड कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, क्या उसको कंट्रैक्ट का पता चला है या नहीं कि चला। अगर वो लिख देते ना कि जी उसको कंट्रैक्ट का पता ही नहीं चला, ठीक है, वो सही है कंट्रैक्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया उसने, तो देन तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनती थी। सही है। ठीक है, तो ये दोनों साइड पे लेकिन आप सर उधर उधर भी लेके आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको 200% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सही है, मतलब सर हाँ इसमें अनडिफरेंस भी लिखा लिखा जा सकता है और हाँ बाकी वो भी कि वो हाँ, सही। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन। जी ठीक है सर। चले आज आगे आ जाता है पेपर 2। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि ये जो सर फैमिली फैमिली क्वेश्चन नंबर 4 जो है पेपर 1 का, इसमें जो मैरिज बिटवीन अबू बकर और रक्षंदा इसमें जो लिखा हुआ है सर, इसमें उसका जो ऑब्जेक्शन यही है कि वो दावा जो है वो दायर नहीं कर सकती। तो इसमें सर जो फैमिली कोर्ट रूल्स है 1965 का जो है रूल 6 है, उसमें सर टेम्पररी जो है वो रेजिडेंस की बात हाँ की गई है कि हाँ वहाँ उसमें वो रेलेवेंट है या नहीं है। सर, बिल्कुल रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है। देखें, आपका डेजोलेशन का दावा आप वहां पे कर सकते हैं जहाँ पे वो जो आर्डिनरी रिजाइड है, और जी जजमेंट्स सर। में और है कि जी अगर एक दिन भी वो प्लेंटिव जो है ना स्टे करती है कहीं पे, तो वो जी उसकी सर, जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। वो एक दिन की ऑर्डिनरी भी बात मतलब करते हैं, रिजाइड समझ जाएगा। हाँ, तो वो लॉर्ड आई है रही है तो वो उधर कर सकती है, उसको जी जुरिस्डिक्शन ठीक हासिल है है। सर। और जुरिस्डिक्शन भी डेफिनेटली को लॉर्ड को है, उसने इंग्लैंड तो फाइल नहीं करना उसने। सही है। ठीक है, उसको जुरिस्डिक्शन हासिल है। ठीक है सर। और जी बस। पेपर बहुत इजी है, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करके चले ना, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है पेपर। चले थैंक यू सर। आगे आ जाता है आपका सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ आपका ऑर्डर 6 रूल, ऑर्डर 8 रूल 6। सेट ऑफ क्या है? सेट, अच्छा समटाइम आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या फर्क है। सेट ऑफ जो है ना आपकी सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन। ठीक है, सेट ऑफ आपकी असर्टेन अमाउंट है जो आप जो क्लेम करते हैं। ठीक है, काउंटर क्लेम जो है वो असर्टेन मतलब सर्टेन नहीं है। काउंटर क्लेम जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे अब देखें कि दावा किया है अहमद साहब ने अदील अहमद साहब पे, ठीक है, अदील पे, कि जी मैंने अदील से 5 लाख लेना है। अदील अहमद कहते हैं कि जी मैंने खुद इससे 3 लाख लेना है। तो ये क्या है? ये सर्टेन अमाउंट है, ये उनका सेट ऑफ है। ठीक है, अगर अदील साहब कहें कि हाँ जी मेरा खुद इनके साथ हिसाब किताब चलता है, मैंने भी ऐसे एक दफ़ा मैंने 5 लाख दिया था, एक दफ़ा मैंने इतनी दिया था, और मेरा बिजनेस भी है, इससे मैंने फलां चीज़ भी लेनी है, तो वो वो काउंटर क्लेम कर रहे हैं, वो सर्टेन अमाउंट नहीं बता रहे। ठीक है, तो आपका ऑर्डर 6, ऑर्डर 8 रूल 6 वो बात करता है काउंटर सेट ऑफ की। सेट ऑफ पे वो ऑर्डर 6 ऑर्डर 8 रूल 6 क्लियर है कि जी एक बार जब ये सेट ऑफ से मनी डिक्री में होगा, मतलब सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी पे होगा, और जब दूसरी पार्टी सेट ऑफ क्लेम करेगी तो उसको जो है
कोर्ट फीस भी लगानी पड़ेगी और उसका क्लेम ऐसे समझा जाएगा जैसे उसका एक सेपरेट दावा चल रहा है, उसका एक सेपरेट सूट चल रहा है। ठीक है, आगे इंटरोगेटरीज आपका ऑर्डर 11 में है। इंटरोगेटरीज आपका क्वेश्चन के बाद आप दावा दायर करने के बाद इंटरोगेटरीज कर सकते हैं। ये समटाइम ऐसा भी होता है, ये हमने पीछे पढ़ा था प्रीसाइज स्टेटमेंट ऑर्डर 6 में, प्लीडिंग वाले में। वहाँ पे भी ये था कि जी अगर जहाँ पे आपके कंफ्यूज हो या आपका एक स्टेटमेंट पहले हाथ से लिखते थे तो इतनी समझ नहीं आती थी, तो वो दूसरी पार्टी से क्वेश्चन काट के वो प्रीसाइज स्टेटमेंट या आपका बेटर स्टेटमेंट बोल ले सकते थे। तो ये भी ये चीज़ है कि इंटरोगेटरीज अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं चला तो वो इंटरोगेटरीज आप कर सकते हैं। इंटरोगेटरीज ये इश्यूज फ्रेम होने से पहले की प्रोसीडिंग है। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आप पढ़े ना, वो इंटरमीडिएट कहीं पे भी नहीं मिलता आपको। इंटरमीडिएट मिलता है आपको ऑर्डर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, वो है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव में वो 3 बातें करता है। एक, वो जो बंदा की डेथ होगी तो उसके जो जो उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, जो इंटरमीडिएट से मुराद वो साइटेशंस जो हमें बताती हैं, केस लॉज बताते हैं कि जी ऐसा पर्सन जो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा होता है, जो डेथ के बाद उस पर्सन के पास उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में भी है कि जो जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी हो। तीसरा वो बताता है इंटरप्लीटर सूट। इंटरप्लीटर सूट क्या है? इंटरप्लीटर सूट ये है कि जी ये वकास साहब के हाथ पे कार आ जाती है, वकास साहब के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, वकास साहब के पास कोई भी चीज़ है जो कि वकास साहब कहते हैं कि जी ये मेरा नहीं है, उनको पर्स मिलता है। ठीक है, या कोई पैसा मिलता है या कोई भी चीज़ मिलती है, वो मूवेबल या इमूवेबल। ठीक है, वकास साहब को मिलती है तो कल को ये अदील अहमद भी उनके पास चला जाता है, और उसके अलावा ये अहमद साहब भी उनके पास चला जाता है, मिस अक्सा मुबीन भी चली जाती हैं, मिस मारिया भी चली जाती हैं, नरगिस साहबा भी चली जाती हैं, मिस आयशा भी चली जाती हैं कि जी ये तो चीज़ मेरी है, मुझे वापस करें। तो वकास साहब परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं। फिर वकास साहब ने दावा कर देते हैं, इंटरप्लेटेड सूट उसको कहते हैं। ये दावा करते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी जो है, ये कार या ये पर्स या ये ज़मीन का टुकड़ा, ये मेरा नहीं है, लेकिन इसको मैनेज करने पे मेरा इतनी खर्चा हुआ है। जैसे वो कार कहते हैं कि कार तो पहले नहीं चलती थी, मैंने इसकी ब्रेकें सेट करवाई हैं, इसका वो सर्विस वगैरह करवाई है, तो मेरा 50,000 खर्चा हो गया। कोर्ट क्या कहेंगे जी ये कार जिसको मर्जी दे दें, मुझे कोई इशू नहीं है, आप जो है मेरा खर्चा मुझे दे दें, 50,000 दिलवा दें। तो कोर्ट जो है फिर उन सबको जो भी क्लेमेंट है उनको बुलाएगी और उनको बुला के उनसे क्लेम लेगी, और चाहे तो कोर्ट इनको ख़त्म करके किसी एक डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना सकती है, या फिर इनको चलाते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी, डिक्लेयर करेगी। डेक्लेरेटरी सूट हम सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, डिक्लेयर करने का राइट सिर्फ सिविल कोर्ट्स के पास है। ठीक है, तो वो सूट डिक्लेयर करेगी और जिसको मालिक बनते हैं उनको दे देगी, वकास साहब की जान छूट जाएगी। ये है आपका इंटरप्लेटर सूट। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है ये आपका, ये इसमें कहता है कि जी अकरम जो है ना, अकरम पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, और उसको रिहाइश दी गई थी, अब उसका ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसको कहा कि जी रिहाइश छोड़ें। विद इन 2 वीक्स उसके बच्चों के एग्ज़ाम होने थे, तो असलम चाहता था कि जी मैं 2 हफ्ते वहाँ तक रह लूँ, क्योंकि बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब ना हो, बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो असलम क्या करता है, असलम फिर अकरम जो है वो सूट फाइल करता है, साथ आपका एप्लीकेशन लगा देता है उसकी। अच्छा, इसमें मैंने इंटरलोक्यूटरीज का भी मिस किया है, वो इंटरलोक्यूटरीज यही आपका ऑर्डर 9 39 6 7 8 में बताता है। ठीक है, आपका अच्छा, फिर असलम अकरम जो है वो एप्लीकेशन प्लेंट फाइल करता है और उसमें इंजंक्शन की एप्लीकेशन देता है। ठीक है, इंजंक्शन की एप्लीकेशन देता है, तो आपको कहते हैं कि जी आप टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर लिखें। क्या? टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर लिखें। ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर आप ये है, ये आपने लिखना है, सेम सारा कुछ यही होगा, पैटर्न सारा आपका यही होगा। ठीक है,
पैटर्न आपका सारा यही होगा कि आपका लैंड काउंसिल ऑफ द प्लेंटिफ preliminary arguments heard with the card revealed that the plaintiff filed instant suit for permanent injunction consequential relief along with the plaint application under 39(1)(2) ये सेरा को सेम लिखना है फॉर इंटरम इंजंक्शन। अगर लिखना है पॉइंट रेज्ड, यहाँ पे जो आया ना सारा कुछ आपने सेम लिखना है। यहाँ पे आप लिखना है दो, यहाँ पे आया ना कि बोथ पार्टीज आर डायरेक्टेड टू मेंटेन स्टेटस को, तो यहाँ पे आपने लिखना है दी रिस्पोंडेंट्स आर restrained from vacating the plaintiff, यही लिख देना है। बाकी सारा ऑर्डर यही है, मैंने आपको ये भेज भी दिया है। आगे फिर लेट्स डिफेंडेंट बी समन थ्रू टीसीएस एडी जो भी है ये आपने पैटर्न सारा आपका यही होगा। कोई भी आपने ऑर्डर लिखना है पैटर्न आपका यही होगा जो एज पर सर्कमस्टेंस। अब वो कह सकते हैं कि जी आप लिखें कि जी पोजेशन में इंटरफेयर कर रहा है तो आप ऑर्डर लिखें, तो आप लिखेंगे द डिफेंडेंट आर डायरेक्टेड नॉट टू इंटरफेयर विद द पीसफुल पोजेशन ऑफ पिटिशनर, ये आपने लिख देना है। या कोई आपका पोजेशन के डिस्प्यूट है, कोई पता नहीं चला कि किस पार्टी का पोजेशन है, तो आपने लिखना है कि बोथ पार्टीज आर डायरेक्टेड टू मेंटेन स्टेटस को, ये भी यही था कि स्टेटस को रखेंगे। या आपका एलिनेशन की हद तक आ जाता है कि जी वकास साहब ने कार ली है और या ज़मीन ली है अदील साहब से, अदील साहब उनको नाम नहीं करवा के दे रहे हैं, वकास साहब ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया है, तो वहाँ पे स्टेट क्या होगा, स्टे यही होगा कि जी एलिनेशन की हद तक स्टे दिया जाएगा। तो फिर वो कोर्ट कहेगी कि दैट दी रिस्पोंडेंट्स या डिफेंडेंट आर डायरेक्टेड नॉट टू एलिनेट दी सूट प्रॉपर्टी टिल फर्दर ऑर्डर या टिल डिसीजन ऑफ द सूट। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के ऑर्डर होंगे, ये आपने एक अपने पास रखना, मैंने आपको भेज दिया है। आगे आपका आ जाता है इंजेक्शन हो गया। ये आपका जी आपकी रिफंड कैसे होती है, कोर्ट फीस रिफंड आपका सेक्शन 10 है, 13, 14, 15। 10 क्या कहता है, 9 में बताएगा कि जी कोर्ट फीस आती है तो कोर्ट को लगता है कोर्ट फीस कम है। 9 के तहत इन्वेस्टिगेशन होती है कोर्ट फीस की, और 10 के तहत जो है कोर्ट ने देखना होता है कि फैसला करती है कि क्या वो कोर्ट फीस ज़्यादा लगाई गई है कम लगाई गई है। अगर 10 में कोर्ट फीस ज़्यादा लगाई गई है तो कोर्ट सेक्शन 10 आपका सेक्शन 10 कोर्ट फीस एक्ट के तहत तो वो रिफंड कर देगी। अगर कम लगी है तो वो सेक्शन 10 के तहत रिफंड कर देगी। आपने ये लिखना है, कम लगी वाला नहीं लिखना ये। उसके बाद आपका 13 आपका आ जाता है कि जी आपका जब आपकी अपील अपील आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो कोर्ट फीस वापस हो जाती है, या रिमांड हो जाती है तो वो कोर्ट फीस वापस हो जाती है। जितनी हद तक आपकी कोर्ट फीस मतलब पार्शली एक्सेप्ट होती है तो हाफ कोर्ट फीस वापस होती है, ये कोर्ट ऑर्डर कर देती है। 14 है कि रिव्यू अगर आप 90 डेज का टाइम होता है, विद इन 90 डेज करते हैं तो आपको हाफ कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। अगर 90 डेज आफ्टर 90 दिन के बाद रिव्यू फाइल करते हैं तो फिर आपको कोर्ट फीस पूरी लगानी पड़ती है। ठीक है, और 90 दिन के बाद आप कोर्ट करके 90 दिन के बाद आपने रिव्यू फाइल किया है और आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि जी वो आपकी वजह से नहीं है, वो कोविड आ गया था, आप डेथ बेड पे थे या जो भी सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, आप वो प्रूव कर देते हैं, कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो 90 दिन के बाद भी फाइल किया तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जी हाफ कोर्ट फीस आपको वापस की जाए। ठीक है, इसी तरह 15 है कि जी 15 में भी है कि जी आपका जो 15 में भी इस तरह का है कोई, उसमें भी कोर्ट फीस वापस होती है, आपने वो पढ़ लेना है। ठीक है, आगे आपका आ जाता है किस किस्म के दावे आप कर सकते हैं उस पर स्पेसिफिकली व्यक्त देता है। तो 8 से 11 तक है पोजेशन का, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का। 12 से 30 तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर कर सकते हैं। आगे आपका 31 है रेक्टिफिकेशन का, 35 है आपका रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और इसी तरह 39 है कंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का,
और उसके अलावा 42 है डिक्लेरेशन का, और 44 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, और आपका 52 से 57 तक है आपका वो इंजंक्शन। ये आपने थोड़ा देख लेना है। ये मैंने 5 लिखना है, ये 5 भी लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक है। बाकी इसमें कैंसलेशन का है और रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी आप कर सकते हैं, या करेक्शन में रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वो ऐसे कह देता है कि क्या आपका एक ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट पास करती है, ठीक है, क्या उसको आप सेक्शन 2 डिक्लेयर करवा सकते हैं, नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं सेक्शन 42 के तहत, सिविल कोर्ट के तहत? तो वो हम नहीं करवा सकते, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत वो चैलेंज हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में हो सकता है, वरना इस एक्ट के तहत नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आपका टेनेंट क्या है। टेनेंट वो होता है जिसके जो आपका रेंट पे करता है। लैंडलॉर्ड कौन होता है? लैंडलॉर्ड होता है वो जो गवर्नमेंट को देता है, महसूल देता है, लैंड रेवेन्यू देता है, उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड, मतलब आपका लैंड ओनर। उसके बाद आपका टेनेंट वो होता है जिसको आप जो आपके अंडर काम करता है, आप मुजारा जिसको कहते हैं। ठीक है, जो मुजारा होता है जो आपका रेंट पे करता है। आगे आ जाता है स्टेट। स्टेट हर वो इलाका जिसके लिए अलहदा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो, अलहदा रिकॉर्ड रखा जाए, उसको स्टेट कहते हैं। हर एरिया जिसके लिए अलहदा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो स्टेट है। ठीक है, एक मौजा भी कहते हैं उसको। ठीक है, विलेज ऑफिसर वो आपका नंबरदार जिसको कहते हैं, विलेज एडमिन वो उसमें आ जाता है। असेसमेंट सर्कल। असेसमेंट सर्कल क्या है? असेसमेंट सर्कल है कि जी हर वो एरिया जिसके लिए एक सेम रेट्स हैं, असेसमेंट के रेट सेम है, तो वो आपका असेसमेंट सर्कल में आ जाता है। क्या देखें कि सपोज के एरिया है आपका रावलपिंडी का एक मौजा है हसन इकबाल। ठीक है, वहाँ पे आपका वहाँ पे जो असेसमेंट रेट रखा गया है सपोज के 10 रुपये पर एकड़ या 1000 पर एकड़। इसी तरह वही हसन इकबाल भी साथ रावलपिंडी की जो 2 तहसीलें है वहाँ पे सेम रेट रखा गया, तो वो असेसमेंट सर्कल है। रावलपिंडी में मुकम्मल रखा गया तो वो असेसमेंट सर्कल है। रावलपिंडी के साथ आपका जो है अटक और रावलपिंडी का सेम रेट रखा गया है असेसमेंट के लिए, तो ये दोनों रावलपिंडी और अटक असेसमेंट सर्कल में आएंगे। असेसमेंट सर्कल के वो एरिया जिसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने होमोजेनियस मतलब सेम रेट फिक्स किए हैं, तो उसको कहते हैं असेसमेंट सर्कल। ठीक है, हर वो एरिया जिसके लिए एक जैसा रेट हो असेसमेंट का, तो उसको असेसमेंट सर्कल कहते हैं। आगे नेट एसेट